तो उत्तराखंड में भूकंप से जुड़े हुए 5-6 तरीके से हम लोगों ने इस विषय को पकड़ना है, एकदम व्यापक तरीके से, प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह पर। सिर्फ इसमें थोड़ा करंट वरंट, और मैं जैसे जब जब जैसे कुछ कुछ हो रहा होगा तो आप करंट ऐड कर सकते हो। सबसे पहले भूकंप की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा थ्योरी देखेंगे, फिर उसके साथ साथ डायग्राम डिजाइन ये सब समझते रहेंगे, क्योंकि भौतिक भूगोल अभी पढ़ा नहीं है। क्योंकि भूकंप, भौतिक भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरे 3 दिनों का चैप्टर है भूकंप, तो कुछ तो होगा उसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर वो 3 दिन की चीज को हमको सिर्फ 2 मिनट के अंदर समझना है, समझ लो एक बात की। तो जो भूकंप क्या होता है, पृथ्वी की सतह के अंतर्गत, यानी कि सतह के अंदर, जैसे मान लीजिए ये होगी सतह और इस पर आप खड़े हो रखे हो, इस पर आपके मकान भी बने हुए हैं। तो पृथ्वी की सतह के अंतर्गत उत्पन्न लहरें ऐसे 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 करके एक ऊर्जा आती है पृथ्वी के अंदर से। क्या आती है? एक एक ऊर्जा आती है, और ये ऊर्जा आती है लहर के रूप में। तो पृथ्वी की सतह के अंतर्गत से उत्पन्न लहरें, कंपन या ऊर्जा तरंगे जो सतह के अंतर स्थित आती क्यों है सर? तो सतह के अंतर स्थित, देखो हमारी सतह ना ऐसे अनेक परतों में विभाजित होती है, ऐसे अनेक लेयर होंगे उसके, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। जैसे एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर खड़ी रहती है ना, जैसे एक ईंट दूसरे ईंट के ऊपर, एक किताब दूसरे किताब के ऊपर खड़ी करी आपने, और नीचे से एक किताब खिसका दो ऐसे, तो सब लड़फड़ाने लग जाती है ना, और जो ऊपर सबसे ऊपर वाली किताब होगी वो तो गिरेगी गिरेगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि यहां से ऊर्जा ऐसे ऊपर ऊपर आती है। यदि सतह के अंदर की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों की क्षणिक समस्थितिकी, ये एक कीवर्ड है समस्थितिकी, तकनीकी शब्द है, साइंस का शब्द है समस्थितिकी। समस्थितिकी का असंतुलन हो जाता है, इसको आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस कहते हैं। इसी के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। मेन चीज यही हो रही होगी अंदर, मतलब मेन क्या है, देखो जैसे मैं ये खड़ा हुआ, अब मैं ये खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस बिल्डिंग का एक आइसोस्टैटिक बैलेंस बना हुआ है, समस्थितिकी का संतुलन बना हुआ है। जैसे एक ईंट दूसरे ईंट से, दूसरी ईंट तीसरे ईंट से ऐसे दीवार बनाते हो ना, तो हर ईंट एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स से, एक बल से आपस में बैलेंस बना रहे हैं, स्थिरता को स्थापित करने के लिए। गुरुत्व बैलेंस है ना, ये एक तरीके का गुरुत्व बल ही तो है, एक दूसरे के ऊपर गुरुत्व बल है लेकिन टिके हुए हैं। तो वो जो टिकने की, आपस में स्थिर होने की जो परिस्थिति होती है उसको कहते हैं समस्थितिकी, आइसोस्टैटिक बैलेंस कहते हैं ना। अब मैं नीचे से कुछ गड़बड़ जोड़ तोड़ हटा दूं उस ईंटों का, तो ऊपर से वो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। तो वो जो बैलेंस बिगड़ जाता है उसको समस्थितिकी असंतुलन बोलते हैं। ये असंतुलन जो हमारी पृथ्वी परतों में बनी हुई है, उसकी परतों में अब आप समझो कि असंतुलन पैदा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा उत्पन्न फिर प्रवाह करती है ऊपर की तरफ, और ऊपर आकर के सतह में आ जाती है। और पहले ऐसे ऊपर आ रही होती लंबवत, सतह में आकर के वो फैलने लग जाती है क्षैतिज, और जब सर वो फैलती है तो कितनी उसकी ताकत है उसके आधार पर वो विनाश उत्पन्न करती है। अर्थक्वेक की लहरें जहां सतह के अंदर उत्पन्न होती है, पहले वो लंबवत आती बाहर को, और सतह पर आने के बाद फैल जाती है। जब हम फिज वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पी लहर आएगी, पहले एस लहर आएगी, जैसी पी और एस टक्कर मारेगी सतह पर, फिर एक नई लहर बनेगी एल, और जो एल लहर होती है वो करती है चीर फाड़। फिर पी और एस तो टकरा के फिर वापस चले जाएंगे नीचे, ठीक है। अब ये क्यों है और ये पिक्चर क्यों है, मैंने देखिए तो आपको पता है हम लोग इस स्थिति में है, हमारा उत्तराखंड इसमें बसा हुआ है ना, सारा इसमें बसा हुआ है हमारा, आधे से ज्यादा उत्तराखंड हिमालय में बसा हुआ है, यहाँ पर ऐसे बसा हुआ है हमारा उत्तराखंड। ऐसी तो है, देखो ये गंगा का मैदान हो गया, ये फिर शिवालिक हो गया, उसके बाद लघु हिमालय, महान हिमालय, थोड़ा ट्रांस हिमालय। अब ये हिस्सा जो है हमारे
सतह के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हिंद महासागरीय प्लेट बोलते हैं, और हम जो जिससे टकरा रहे हैं इसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। ये प्लेटें आपस में ऐसे टकरा रही हैं और हिंद महासागर की प्लेट नीचे घुस रही है ऐसे, तो ये टक्कर रगड़ खा रही है। तो इसके ऊपर भाई कोई आदमी खड़ा होगा समझ लो, तो भैया अगर मैं जैसे ये पेन यहाँ खड़ा कर दूं और ऐसे रख दूं तो खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ये हिलेगा हिलेगा तो ये पेन भी तो हिल रहा है ना, देखो ये देखो हिल रहा है ना। बस सर यही हो रहा है, बस भूकंप के झटके इसलिए महसूस हो रहे हैं क्योंकि हिमालय में भूकंप का सबसे प्रमुख कारण है प्लेटों का आपस में टकराना। और जो ये किनारा बन रहा है इसको कहते हैं विनाशकारी किनारा, इसलिए क्योंकि यहां पर विनाश हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, यहां पर मैंने केवल भूकंप की परिभाषा आपको बताई है। हालांकि ये बताना उत्तराखंड के कोर्स के अंदर इसको लिखवाना बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तय होता है कि उत्तराखंड पढ़ने से पहले आपके जीएस के कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए, ये तय होना चाहिए वैसे तो, पर क्योंकि होता नहीं है तो भैया थोड़ा तो पता करना पड़ेगा ना। लिख लिया ये सारा? इसको बना रहे हो? बना लो। चलो ये वाला टॉपिक हम मेरा उत्तराखंड पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड को हमने तार्किक रूप से भी पढ़ना है, विश्लेषण करके पढ़ना है, मूल्यांकन करके पढ़ना है, फैक्ट भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। और ऐसा पढ़ना है कि अपने जिले के मतलब हमें किसी भी 13 जिलों में से किसी भी एक जिले की इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी उस जिले के आदमी को नहीं होगी। तब तो हमारा उत्तराखंड मजेदार बनेगा ना, हर एक चीज एकदम चप्पा चप्पा। नदी हो या गाढ़ हो, स्रोत हो, हिमनद हो, बुग्याल हो, पेड़ हो, पेड़ पौधे तक का भी हमें नाम पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ क्या है क्या नहीं। एक छोटी से लेकर के बड़ी चीज सब चीजों का मूल्यांकन करना है उत्तराखंड के बारे में, तभी तो आप अपने उत्तराखंड को जान पाओगे। बहुत छोटा राज्य है हमारा वैसे देखा जाए तो, उतना बड़ा नहीं है जितना, मतलब विविधता उतनी ज्यादा नहीं है, जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ भौगोलिक रूप से बहुत कुछ है इसके अंतर्गत। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगले वाली चीज मैंने क्या बतानी है? भूकंप के कारण। ठीक है, भौतिक भूगोल के अनुसार पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न भूकंप के कई कारण होते हैं, जिसमें से 99% जो पृथ्वी पर भूकंप उत्पन्न होते हैं वो प्लेट विवर्तनिकी के कारण होता है। अब सर एक तो मैं वैसे ही भूकंप एक तकनीकी शब्द के बारे में बता रहा हूं, इसमें एक तकनीकी शब्द और आ गया, प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या है? पृथ्वी की जो ऊपर की क्रस्ट यानी सतह है, ये अनेक भागों में विभाजित है। इन भागों को पृथ्वी की सतह की ये 40, 50, 60, 70 किलोमीटर की जो परत है, इस परत को प्लेट कहते हैं। ये गतिमान है, ये तैर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, और बस इन्हीं के कारण हम भी ऊपर से इसके साथ साथ चल रहे हैं कहीं कहीं पर। इनकी एक गति होती है, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं, झटके पैदा करते हैं, क्योंकि अंदर की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं कमजोर क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो सर्वाधिक विनाश भूकंप में किस प्रकार के कारण से होता है? और सर हिमालय यानी उत्तराखंड की हम बात करेंगे ना, उत्तराखंड में जो भी भूकंप आते हैं वो सब प्लेट विवर्तनिकी के कारण है। एक आध अब मानवीय कृत में, जैसे बांध बनाने से हम लोग एक आध जन्म दे रहे हैं भूकंप के लिए, वो आगे है। इसके अलावा सर ज्वालामुखी का विस्फोट भी होता है। कई ऐसे पर्वत श्रेणियां होती हैं जो जिनमें ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। तो जब ये उद्गार होता है ना, कई बार इतनी तीव्रता से आता है कि अगल बगल का पहाड़ के सब कुछ हिलने लग जाता है। तो जैसे माउंट फीजी हो गया, ये जो जापान हो गया, जैसे जापान देश वगैरह हो गया, ये जापान देश वगैरह इन जगहों पर बहुत आम है ये चीज। इसके अलावा बांधों के धसाव से भी होता है। किसी जगह पर अगर आप बांध बनाओगे तो वहां पर जमीन की सतह पर भार पड़ने लग जाएगा। भार पड़ेगा तो नीचे जो चट्टानों का एक समीकरण होगा, आइसोस्टैटिक बैलेंस बनेगा, वो बिगड़ जाएगा ना। बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, ऊपर की चीज को भी खिसकाता जाएगा। इसके अलावा भूस्खलन से भी कभी कभी गड़गड़ाहट पैदा होती है। बहुत कम है कि भूस्खलन से भूकंप आए, उत्तराखंड में नहीं आता है भूस्खलन से, पर ये जो मैं 5 कारण बता रहा हूं ये आपको मैं वैश्विक तौर पर बता रहा हूं। और इसके अलावा दुर्बल मंडल से प्रकट होने वाली तरंगों के द्वारा।
अब देखिए दुर्बल मंडल क्या होता है ना, जैसे आप पृथ्वी की सतह पढ़ते हैं ना, तो सबसे बाहर की सतह जो होती है इसको क्या कहते हैं, भूपरपट्टी यानी क्रस्ट। ये जो हमारी क्रस्ट होती है ये एक तरल, कौन से वाले हिस्से में तैरती है, तरल हिस्से में, इस हिस्से को कहते हैं दुर्बल मंडल, अंग्रेजी में एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद नीचे मेंटल कोर वोर इसके नीचे आता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ना संवहनीय गरम गरम धाराएं ऐसे चल रही होती हैं, और यहाँ पर जो गरम गरम धाराएं होती हैं इसमें कई सारे तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, परमाणु तत्व भी हैं। ये परमाणु तत्व न्यूक्लियर ये आगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये फूटते हैं, फटते हैं, और फट करके ऊर्जा बाहर तक आती है। लेकिन जब तक इसकी ऊर्जा सतह तक आती है ये काफी कमजोर हो जाते हैं। सतह के अंदर 100 किलोमीटर के नीचे से अगले 200, 250, 300 किलोमीटर तक दुर्बल मंडल का क्षेत्र है। हरी बात समझ में, थोड़ा बहुत मतलब अपने दिमाग में रखो ना। तो दुर्बल मंडल, अब देखिए जो यहां पर क्या हुआ, तो ये जो दूसरा तीसरा चौथा कारण है, इससे पृथ्वी पर बहुत कम भूकंप आते हैं, और उत्तराखंड में तो इनसे रिलेटेड कुछ है भी नहीं। उत्तराखंड में मूल रूप से क्या है, प्लेट विवर्तन की। हाँ थोड़ा बहुत अगर आएगा तो फिर बांधों के निर्माण से आ सकता है, और आ भी रखा है। एक आध बार हम रिलेट कर रहे हैं कि जो उत्तरकाशी का भूकंप 1991 का लिंक किया जा रहा है वो टिहरी बांध से रिलेट करके लिंक किया जा रहा है। ठीक है, ये 4-5 चीजें लिख दी, ये कारण लिख लिए। ठीक है, यहां पर मैंने लिख भी दिया सर्वाधिक विनाशकारी कौन सा होता है। अब अगला है उत्तराखंड में भूकंप के प्रमुख कारण। उत्तराखंड में, अच्छा ये जोन आगे पढ़ेंगे। उत्तराखंड में भूकंप के प्रमुख कारण देखते हैं। उत्तराखंड में क्या आ रहा है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरू में जो भूकंप की परिभाषा बताई थी, वही परिभाषा को मैंने यहां लिख दिया है क्रम में, बस वही बात जो मैंने बोली है वही लिखी है, क्योंकि लिखने के लिए भी आपको कुछ शब्द चाहिए है ना। तो यहां पर आप देखो, एक तो जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, उत्तराखंड विनाशकारी प्लेट किनारे। अब आप देखिए ये भारत है, यहां से भारत से म्यांमार से अफगानिस्तान से हिंद महासागर नीचे तक ये पूरा एक प्लेट है जो ऐसे टकरा रहा है, और उत्तराखंड आपका यहां पर बसा हुआ है। इधर से ऊपर का जो भी हिस्सा है ये यूरेशियन प्लेट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप कहां अटक रखे हो सर उत्तराखंड, आप हिंद महासागर और यूरेशियन प्लेट के किनारे पर हो। और सर जो किनारा होता है जहां टक्कर लगती है वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता कि नहीं होता है। मैं दो गाड़ियां आपस में टकराता हूं, तो आप मुझे बताओ जब दो गाड़ियां आपस में टकराएंगी तो उनकी डिक्कियां ज्यादा नुकसान होंगे या फिर आगे का बोनट ज्यादा फटेगा, टूटेगा फूटेगा। बोनट ही टूटेगा फूटेगा ना, डिक्की में तो कम नुकसान होगा ना। मैं यही होता है सर। अब जो डिक्की में बैठा होगा, जो आगे बैठा होगा, उसका तो टांगी अंदर घुस जाएगी। एक तो हमारी स्थिति ही कहां पर है, बड़ी नाजुक जगह पर खड़े हुए हम लोग, है ना। पलायन कर लेते हैं फिर तो, नाजुक जगह पे हैं। देखो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहां पहुंच गए, नाजुक जगह पे पहुंच गए। खैर, हिंद महासागरीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे निरंतर छेपित होना, जैसे हमारी ये हिंद महासागर प्लेट है और ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, तो हम लोग धीरे धीरे नीचे खिसकते जा रहे हैं, और नीचे खिसक रहे हैं तो आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस, जो गुरुत्व बल है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कौन सी प्लेट नीचे जा रही है, हिंद महासागरीय या यूरेशियन, ऐसा क्यों? नहीं, ये भारी है, हिंद महासागरीय प्लेट भारी है, इसका घनत्व ज्यादा है, ये महासागरीय प्लेट की श्रेणी में आता है। और यूरेशियन प्लेट आता है आपका महाद्वीपीय प्लेट, वो हल्की प्लेट है। तो आपने देखा होगा पानी के ऊपर हल्की चीजें तैरती है, भारी चीजें डूब जाती है, वही तर्क यहां पर भी लगता है। तो हम भारी हैं, नीचे जा रहे हैं। छेपित का मतलब होता है सबडक्शन, नीचे किसी चीज के नीचे फंस जाना, धस जाना। तो ये शब्द टेक्निकल है। तो हिंद महासागरीय प्लेट की यूरोपीय प्लेट के नीचे निरंतर छेपित होने के कारण चट्टानों की परतों में असंतुलन उत्पन्न होता है। ये मैंने और सरल भाषा कर दी यहां पर। छेपण का मतलब, छेपण की गति देखो, हमारी जो प्लेट नीचे धस रही है ना, अंदर जा रही है, लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के आधार पर जा रही है, लगभग लगभग। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दे सकता है। तो 1 सेंटीमीटर बस 1 साल, क्या सर क्या पता लग रहा है 1 सेंटीमीटर, पर सर जब ये झटका पैदा करती है ना,
सब उजड़ जाता है। उजड़ता कि नहीं उजड़ता? सबसे बेकार चीज क्या है? आपदा, है ना? बादल फट गया, आपदा, सब नष्ट हो गया। 1 मिनट के अंदर जिंदगी रिवर्स गियर में चल जाती है। ठीक है, एक तो हमारी स्थिति है, हम विनाशकारी प्लेट के ऊपर है। ऊपर से जो हमारी वाली प्लेट है उसकी गति ज्यादा है, वो ज्यादा अंदर घस धस रहा है, और हमारा ज्यादा क्षेत्र नीचे वो हिंद महासागर वाले में ज्यादा है। हम दोनों प्लेटों के टकराव के कारण वलन और भ्रंश की स्थिति होती है। क्या आपने भौतिक भूगोल में वलन और भ्रंश की स्थिति पढ़ी है? वलन का मतलब होता है, जैसे देखो ये जो दो प्लेट है ना, देखो ये जो दो प्लेट है, ये ऐसे है, आप यहां खड़े हो जैसे मान लीजिए। अब ये है परतों में, इसमें क्या पड़ जाती है? परतें बनी हुई होती है। अब भूसन्नति, भू अभिनति, ये सब कुछ और कीवर्ड्स है जो समझने, बट फिलहाल ऐसे देखो। अब ये प्लेट नीचे जा रही है, तो दो प्लेटें ऐसे जब टकराएंगी तो कुछ ऊपर उठेगा ना हिस्सा, देखो यहाँ पर कुछ ऊपर हिस्से उठेगा, कुछ धसेगा। तो यहाँ पर धीरे 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 करके ऐसे मोड़ पड़ने लग जाते परतों में। क्या पड़ने लग जाता है? उसके बाद ये मोड़ और निरंतर जब ये टकराएंगी तो मोड़ और ऊपर उठने लग जाएगा। ये जब और उठेगा तो फिर और ऊपर उठने लग जाएगा, और सर ये निरंतर ऐसा ही होता रहेगा तो और ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। ये है जी आपका शिवालिक, ये है आपका लघु हिमालय, और ये हो गया आपका महान हिमालय, और इधर हो गया आपका ट्रांस हिमालय। तो यहां पर जो है ये जो हिस्सा ऊपर उठ रहा है, ये किसके कारण उठ रहा है? वलन। और ये जो नीचे धस रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं आप? भ्रंश। धसा हुआ हिस्सा, कुछ धसा हुआ, धसा हुआ हिस्सा घाटी बनता है, उठा हुआ हिस्सा चोटी बनता है। वलित पर्वत बोलते हैं आप उसको, है ना? प्लेटों के आपस में टकराने से बनता है, प्लेटों के आपस में टकराने से। अभी तो ये बस इतना समझना है, बाकी तो इनका तकनीकी शब्द क्या है वो सब अलग चीजें हैं। भूसन्नति, भू अभिनीति, ये शब्द है भू अभिनीति, ये उठ रहा है। ये जो धस रहा है इसको भूसन्नति कहते हैं। तो अभिनीति से बनती है चोटी, सन्नति से बनता है आपका घाटी। ठीक है, आगे अभी और करना है आगे। तो ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, सारा डायग्राम वगैरह बना करके। तो सर वलन भी पढ़ रहा है, मोड़ भी वलन का मतलब मोड़ होता है, और वलन ये सब क्योंकि ये स्थिति निरंतर उत्पन्न हो रही है, अभी भी हो रही है सर। ऐसा नहीं कि वो आकर के रुक गए। तो इससे जो सतह पर क्षणिक बल, याद है पीछे क्षणिक बल, क्षणिक बल क्या होता है? इसको अंग्रेजी में ट्रांजिएंट फोर्स कहते हैं। तो ये बल ना नीचे से शुरू होता है और एकदम से ऊपर आता है, तो इसलिए इसको क्षणिक बोल दिया। क्षण के लिए होता है। जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इतनी देर के लिए तो होता है ये। तो क्षणिक बल का प्रवाह करती है, फलस्वरूप भूकंप उत्पन्न होते रहते हैं। आपको पता है अभी हिमालय के नीचे भूकंप आ रहा है, महसूस हो रहा है। 2-3 तीव्रता का भूकंप तो निरंतर चल ही रहे हैं, रोज रोज चल रहे हैं, समझ लो रोज भूकंप है सर। हर नीचे कभी कभी पैरों में झन जैसा फील होता है ना, सब चल रहा है सर। लेकिन जब तक उसकी तीव्रता ज्यादा नहीं होगी तब तक वो ऊपर महसूस नहीं किया जाता है। नहीं तो सर निरंतर पृथ्वी की सतह पर भूकंप है ही है। इस पृथ्वी पे 98% भूकंप महासागर के अंदर आते हैं, 2% भूकंप आपके महाद्वीप पे आते हैं। तो जब महाद्वीप पे आते हैं तो विनाश होता है, विनाश होता है तो समाचार बनता है, तो हमें पता लगता है भूकंप आ रहा है। पर आपको पता है हर सेकंड समुद्रों में भूकंप आ रहा है। अभी समुद्र को हम जानते ही कितना है? समुद्र का बाहर का हिस्सा हमें अभी सिर्फ 30-40% पता है, और अंदर का हिस्सा आपको सिर्फ अभी 5% पता है बस। आप अंदर के हिस्से को 5% से ज्यादा समुद्र को जानते ही नहीं हो, केवल तकनीकी अनुमान है जो है। समुद्र से बड़ा रहस्य कहाँ है बताओ? ये समझ में आ गया क्या है उत्तराखंड की स्थिति, कहां पर है, क्या हो रहा है, और फिर क्या परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद आता है भूकंप के क्षेत्र यानी कि जोन।
तो क्या है कि कहां कहां पर कितनी तीव्रता के आधार पर भूकंप उत्पन्न होता है, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षेत्र बांट रखे हैं। ये क्यों बांट रखे हैं? ताकि अध्ययन के परिप्रेक्ष्य से हम इसका उपयोग कर पाए। आने वाले भविष्य में जो निर्माण कार्य, शहरी बनावट, बसावट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कुछ आपदा ना आ जाए भूकंप के कारण, तो पहले से तैयार रहें। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। उसके आधार पर भारत के अंदर पहले देखते हैं कि ये है भारत का नक्शा। और भारत के नक्शे में आप देखिए भूकंप के क्षेत्र यहाँ पर मूल निश्चित कर रखे। ये भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 अलग अलग रंग हैं, ठीक है। लाल की तीव्रता एक धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बिल्कुल हल्का लाल, हल्का है, फिर उसके बाद एकदम गाढ़ा लाल हो जा रहा है। तो वैश्विक स्तर पर 5 भूकंप जोन होते हैं। किसी भी देश को, किसी भी क्षेत्र को एक वैश्विक पैमाने के आधार पर 5 जोनों में विभाजित किया जाता है। हालांकि जो रंग का यहां पर दिखाने दर्शाने का जो तरीका है, ये मानक नहीं है। मानक है लाल, केसरी, पीला, नीला, हरा। मानक ये है। तो सबसे ज्यादा घातक 5 जोन वाला लाल होता है, ऐसे करके ये कम ज्यादा हो जाता है। तो आप यहां पर देखो, ये कौन सा क्षेत्र है? हिमालय का क्षेत्र है ना। ये क्षेत्र में आप देख रहे हो 5 जोन और 4 जोन। और ये उत्तराखंड देख रहे हो आप। उत्तराखंड का इतना हिस्सा कौन सा वाला? चमोली पिथौरागढ़ वाला हिस्सा तो 5 है, और बाकी ये वाला हिस्सा इसका 4 जोन में। बाकी 5 में आप और जगह, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, बिहार, उत्तरी बिहार है, पूर्वोत्तर भारत पूरा 5 में है, गुजरात का जो एक कच्छ वाला क्षेत्र है ये 5 में है, अंडमान निकोबार 5 में। ये मैं इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से लिंक करवाता हूं, ये मैं, ठीक है। कहीं पर 3 है, कहीं पर 2 है, ठीक है। और एक जोन उत्तराखंड में है ही नहीं कहीं। तो तीव्रता के आधार पर हम लोगों ने अलग अलग जोन बांट रखे हैं, ठीक है। एक मैंने डायग्राम, ये चार्ट बना रखा है, भूकंप क्षेत्र और तीव्रता। तो कुल 5 भूकंप क्षेत्र होते हैं। एक मैंने उल्टा ऑर्डर लिया है। सर्वाधिक प्रभाव वाला क्षेत्र, अधिकतम प्रभाव क्षेत्र, इसमें 9 से अधिक की तीव्रता का भूकंप आता है। अब सर ये तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए एक स्केल होता है जिसको कहते हैं रिक्टर स्केल। क्या होता है? रिक्टर स्केल, ठीक है। ये रिक्टर स्केल, मर्कैली स्केल, ये सब ज्यादा ज्ञान चाहिए तो भौतिक भूगोल करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास, आपके क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 7 से 9 के बीच में तो अधिकतम प्रभाव क्षेत्र, 6 से 7 के बीच में तो मध्यम प्रभाव क्षेत्र, 5 से 6 के बीच में तो न्यून प्रभाव क्षेत्र, 5 से नीचे है तो निम्न प्रभाव क्षेत्र। तो न्यून और निम्न में अंतर है। भारत का 60% जो क्षेत्र है वो भूकंप क्षेत्र है भारत के अंदर, आपको पता है, कुल भारत का देखूं तो। और उत्तराखंड का तो खैर पूरा ही है ना, 4 और 5 जोन के हिसाब से। तो भारत में ये वाला क्षेत्र नहीं है। कौन सा वाला? जोन 1, ये जोन 2 है, ये जोन 3 है, ये जोन 4 है, और ये सबसे ऊपर वाला जोन 5 है। सबसे खतरनाक कौन सा जोन होगा? जोन 5। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कौन से जोन में आती है? 4। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली कौन से जोन में आएगी? वो भी 4 में आती है। तो राजधानी तो पता करना ही करना है ना। देखो ये तो ज्योग्राफी है, मैं तो इसमें मतलब मैं कुछ चीजों में क्या होता है ना, मैं शुरू करूंगा तो फिर वही सारा पूरा सब्जेक्ट ही उठ करके आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरी भी कुछ सीमा रहती है, ठीक है। ये मैप आपने बनाना है, इंडिया का मैप भी बनाना है। इसके बहुत सारे मैप और आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जोन 4 का ये कोयना नगर वाला क्षेत्र है, 1967 में कोयना बांध के कारण आया। 2002 का गुजरात का भूकंप याद है? ये क्षेत्र है। सर यहाँ क्यों आता है, यहाँ क्यों आता है, यहाँ क्यों आता है? हर जगह का तर्क है, और सारे तर्क हैं मेरे पास, तर्कश में सारे बाण हैं, लेकिन परिस्थिति हिसाब से उनका उपयोग चलता रहेगा। अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का तो यही कारण है। अब आप देखिए उत्तराखंड का ये किताब के अंतर्गत ये एक मैप था। इस मैप को हम लोग समझते हैं, ये उत्तराखंड के सारे 13 जिलों का मैप है। और आप देखिए यहाँ पर एक इस तरीके का एक गोलाकार, अर्ध गोलाकार एक ऐसा साइन बना रखा है। वृत्ताकार बोलेंगे या वृक्काकार? गोले को
वृत्त बोलेंगे ना, वृत्त सर्कल होता है ना। तो ये आधा ये वाला सर्कल देखो, ये बनाना है बस। देखो कहां से बनाना है, इधर उत्तरकाशी है, इधर रुद्रप्रयाग है, इधर से फिर पौड़ी, इधर से अल्मोड़ा, इधर से पिथौरागढ़। इधर वाला जो क्षेत्र है ये जोन 5 में। और जो ये इधर नीचे वाला क्षेत्र है, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी के कुछ क्षेत्र, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये वाले क्षेत्र कौन से हैं, जोन 4 में। जगह छोड़िएगा और घर पे बड़े प्यार से बढ़िया सा मैप बनाइएगा। पहले हाथ से बनाना है मैप, पहले बाहर का खाका बनाना है उत्तराखंड का, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा, उसके बाद उसके अंदर अंतर जिले की सीमा बनानी है, फिर उसके बाद भूकंप वाला ये नक्शा बनाना है। तो भारत में उत्तराखंड में जो भूकंप के जोन है, 2 जोन है केवल। कौन से जोन है, केवल 2 जोन या क्षेत्र है। एक जोन 5 वाले क्षेत्र है और एक जोन 4 वाले। अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड में अधिकांश कौन सा जोन है, तो अधिकांश जोन 4 के हिसाब से, ठीक है। ये एरिया दिख ही रहा है आपको, लगभग लगभग मतलब संतुलन लगभग लगभग एक जैसा ही है। देखा जाए तो 7 जिले हम जोन 5 में लगा सकते हैं, 4 जिले हम जोन 6 में लगा सकते हैं। वैसे तो ये जिले के हिसाब से पूछेगा नहीं कि कितने कितने जिले हैं, मगर ये जरूर याद रख लेना कि चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये 3 ऐसे जिले हैं जो पूर्ण रूप से मूलतः जोन 5 के अंदर है। जो 3 जिले हैं ये तो हैं ही है, ठीक है। काफी हद तक आपका रुद्रप्रयाग भी लगभग लगभग पूरा जोन 5 में, 3 नहीं 4 जिले आ जाएंगे। 4 तो हैं ही हैं पूरे के पूरे। हालांकि मैंने हो सकता है रुद्रप्रयाग को नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी आप संपूर्ण लिख लेना। तो चमोली तो पूरा है, पिथौरागढ़ लगभग पूरा, बागेश्वर लगभग पूरा, उत्तरकाशी बहुत कम है, उत्तर रुद्रप्रयाग पूरा, अल्मोड़ा कम, पौड़ी कम। 6 जिले जो जोन 4 में है, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत। किसी किताब के अंदर चंपावत को जोन 5 में डाल रखा है और यहां से उत्तरकाशी को जोन 4 में डाल रखा है। तो आप यहां पर उत्तरकाशी देख सकते हैं ना, सिर्फ ये वाला एरिया उत्तरकाशी का जो है, ये जो गंगोत्री वाला जो क्षेत्र है, ये गंगोत्री वाला जो क्षेत्र है ये आपका जोन 5 में। बाकी उत्तरकाशी का अधिकांश जिला तो जोन 4 में ही है। इसलिए कई बारी जो लोग हैं इस उत्तरकाशी को जोन 4 में ही लगा देते हैं। इतना बहुत ज्यादा माइन्यूट फर्क नहीं पड़ेगा। ये जोन आपने याद रखने हैं सारे के सारे। आई बात समझ में, यहां तक की कहानी समझ में आई। अभी आगे बहुत है। अभी ये होगा नहीं, कल करते हैं अब इसको आगे कंटिन्यू, ठीक है। कल इसको पूरा करेंगे दिन में, ठीक है। आज इतना ही कर रहे हैं।